तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक मेथड ऑफ जेनेटिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस पे, जिसे कि पीसीआर भी बोला जाता है। नाउ स्टार्ट। Chain reaction. Polymerase chain reaction is a popular method in molecular biology to rapidly make millions to billions of copies of a specific DNA sample, allowing scientists to take a very small sample of DNA and amplify it to a large enough quantity to study in detail. It is fundamental for much of genetic testing, including analysis of ancient samples of DNA and identification of infectious agents. Using PCR, amounts of DNA sequences are exponentially amplified in a तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मेथड ऑफ जेनेटिक्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये जो पॉपुलर मेथड, ये जो है पॉपुलर मेथड है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू रेपिडली मेक मिलियन और बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल। यहाँ पर जो है मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल का बनाने का सैंपल ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सैंपल allow scientists to take a very small sample of DNA and amplify it to a large enough quantity to study in detail। यहाँ पर जो है ना, कोई भी सैंपल अगर बात कर रहे हैं तो कहीं पे क्राइम स्पॉट पर थोड़ा सा उसके किसी भी स्किन का पार्ट मिला और उस पर जो है ना किसी स्टडी करना सिंपल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। तो इसी के लिए उसको एम्पलीफाई करने का एक प्रोसेस है जिससे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसमें कि उस जो स्पॉट्स पर पाया गया है सैंपल, उसको जो है ना मिलियंस या बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं और उस पर जो है ना एम्पलीफाई करके और अच्छे से उस पर स्टडी करने का में ये हेल्प करता है। नो इट इज़ ए फंडामेंटल फॉर मच ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इंक्लूडिंग एनालिसिस एंड एंशियंट सैंपल्स ऑफ डीएनए एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पर जो है ना ये सब जो है एंशियंट जो भी होता है एनालिसिस होता है उससे, जहाँ पर कि कोई भी एंशियंट ऑर्गेनिज्म या कुछ मिलता है जिसके कि छोटा सा सैंपल मिलता है और उस पर स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उसके मतलब कि उसको एम्पलीफाई करके फिर उस पर स्टडी करने के लिए। यूजिंग पीसीआर को जब यूज करते हैं कॉपीज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एम्पलीफायर इन अ सीरीज और साइकिल्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। यहाँ पर जो है ना ये टेम्परेचर ग्रेडियंट सब चेंज करके फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर एम्पलीफाई करते हैं एक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीएनए को, जो भी अपने डिजायरेबल अमाउंट में है उतना हम बनाते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से उसके बारे में एग्जामिन और एनालिसिस कर सकें। पीसीआर इज नाउ कॉमन एंड ऑफन इंडिस्पेंसिबल टेक्निक। ये जो है पीसीआर जो है नाउ अभी जो है ये इंडिस्पेंसिबल टेक्निक माना जाता है, यूज इन मेडिकल लेबोरेटरी। और ये यूज किया जाता है मेडिकल लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी रिसर्च में इसे यूज किया जाता है फॉर ए ब्रॉड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। और ये ब्रॉड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बायोकेमिकल रिसर्च एंड केमिकल फॉरेंसिक्स में इसे क्रिमिनल फॉरेंसिक्स में इसे यूज किया जाता है। और मैंने पहले भी बता दिया कि क्रिमिनल स्पॉट्स पर कोई भी हमें कुछ जेनेटिक डीएनए सैंपल मिला और उसको जो है उसके बारे में स्टडी करने के लिए सफिशिएंट नहीं है वो, और उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू उस सैंपल को हम मिलियन और बिलियंस ऑफ कॉपीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम और अच्छे तरीके से उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर बना सकते हैं, उस पर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। Application of the technique include DNA cloning for sequencing, gene cloning and manipulation। ऐसे बहुत से टेक्निक है जैसे कि डीएनए क्लोनिंग फॉर सीक्वेंसिंग, जीन क्लोनिंग एंड मैनिपुलेशन, जीन म्यूटाजेनेसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए बेस्ड फाइलोजेनेसिस और फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन। इसमें देखने को फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज। यहाँ पर जो है हम डायग्नोसिस करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ हेरिडिटरी डिजीज को, यहाँ से हम उसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हेरिडिटरी डिजीज का पता लगा सकते हैं। एम्पलीफिकेशन ऑफ एंशिएंट डीएनए। यहाँ पर जो है ना एम्पलीफिकेशन ऑफ एंशिएंट पुराने डीएनए को जो है ना एम्पलीफाई कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स, एनालिसिस उसके एनालिसिस कर सकते हैं जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए फिंगरप्रिंट्स को डीएनए
जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन फोरेंसिक साइंस परसेंटेज टेस्टिंग देखा जाता है। परसेंटेज टेस्टिंग ऐसे हो सकता है जैसे कि क्रिमिनल स्पॉट्स पर ये एक जीन मिला और इसको एम्पलीफाई किया, फिर वहाँ पर फिर उसका एक डाटा बनाया, माना कि ये इस टाइप से है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर क्रिमिनल जिस पर हमें शक था, फिर उस सबका डीएनए सैंपल लिया, फिर उसको इसके साथ मैच किया, जिसके साथ मैच हो गया उससे क्रिमिनल है या तो वो क्लियर सभी कुछ बताएगा कि ये मतलब वो ये बता सकता है कि उसके साथ किसने छेड़छाड़ किया, उससे किसका झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुआ, ये सब इसमें दर्शा सकता है। और फिर क्रिमिनल खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने क्या क्या किया। ये सब टेक्निक होता है सीआईडी वालों सब का कि कैसे वो एग्जामिन करता है। और कुछ इसमें फिलोसफिकल डायलॉग भी रहते हैं, कुछ मेंटल तरीके के इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी सब भी होता है, जिससे कि ह्यूमन बीइंग पर ये काम करता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने कैसे कैसे ये सब क्रिमिनल क्राइम किया। देन उसके बाद हम आते हैं 50 जीन मॉलिक्यूलर डिजीज पैथोलॉजी इटियोलॉजिकल फैक्टर क्लासिफिकेशन। जीन मॉलिक्यूलर डिजीज पैथोलॉजिकल इटियोलॉजिकल फैक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ डिस्कस 50. Gene molecular disease, pathology etiological. Factors, classification. Metabolic disorders or molecular pathology are caused by mutation in the genes. Pure genetic diseases are caused by a single error in a single gene in the human DNA. The nature of disease depends on the functions performed by the modified one. Mutated gene. These mutations take the form of the Do52 of 1397 insertion, deletio. Substitution of bases. Such a change in the base sequence of the genel. 52 of 139. तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जीन मॉलिक्यूलर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। पैथोलॉजी इथियोलॉजी और फैक्टर और क्लासिफिकेशन। मेटाबॉलिक डिजीजर और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन। ये होता है म्यूटेशन इन जीन। और मेटाबॉलिक डिजीजर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी जो ये होता है ये किसके कारण होता है? ये जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। प्योर जेनेटिक डिजीज आर कॉज्ड बाय सिंगल एरर। प्योर जेनेटिक डिजीज है ये कॉज्ड होता है बस सिंगल एरर इन सिंगल जीन में सिंगल एरर के कारण ये होता है इन ह्यूमन डीएनए। प्योर जेनेटिक डिजीज होता है सिंगल जीन में सिंगल एरर के कारण। जो ह्यूमन डीएनए प्योर जेनेटिक डिजीज होता है जो कि सिंगल जीन में सिंगल एरर के कारण होता है। द नेचर ऑफ ए डिजीज डिपेंड्स ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड म्यूटेटेड जीन। द नेचर ऑफ डिजीज, ये नेचर ऑफ डिजीज है डिपेंड्स ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड म्यूटेटेड जीन। द नेचर ऑफ डिजीज, ये नेचर ऑफ डिजीज है डिपेंड्स ऑन द फंक्शन और डिपेंड्स ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड म्यूटेड जीन्स के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ना। उसके बाद दीज म्यूटेशन टेक द फॉर्म ऑफ द डुप्लीकेशन। ये मोड जो होता है ये कुछ These mutations take the form of the duplication, insertion, deletion, and version or substitution of bases. Such a change in the base sequence of the gene is transmitted to mRNA during transcription and may result in a change in the amino acid sequence of the polypeptide chain, modified polypeptide produced from it during translation at the ribosomes. तो यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हैं जिसमें कि कुछ सीक्वेंसेस है उस बेसिस पर ये काम करता है। जैसे कि दीज म्यूटेशन टेक द फॉर्म ऑफ द डुप्लीकेशन को कुछ म्यूटेशन टेक करते हैं डुप्लीकेशन, इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिस। सच चेंजेज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन इज ट्रांसमिटेड टू एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड मेनी रिजल्ट इन अ चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, मॉडिफाइड पॉलीपेप्टाइड produced from it during translation at the ribosome एट द राइबोसोम। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? हेरिडिटी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय हेरिडिटी डिसऑर्डर कैसे होता है? एमिनो एसिड डिस्बोलिज्म प्लांट क्लोरोकिटोनिया। Amino acids dysbalism, phenylketonuria, tyrosinemia, homocystinuria, histidinemia, albinism, alkaptonuria, carbohydrate metabolism abnormalities, galactosemia, fructosemia, lipid metabolism abnormalities, Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease, Wilson, enzymopathies of pancreatic hormone synthesis, cystic fibrosis, Wilson, Cornevallis disease, diseases of metabolism, abnormalities of nucleic acids, mine. 52 of 139. Hormones.
अब उसके बाद बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड डिसबोलिज्म जो होता है उसमें से है अमीनो एसिड का फिनाइलकेटोनुरिया ट्राइसिनेमा होमोसिस्टोनुरिया हिस्टीनियम एल्बेनिजम एल्केप्टोनुरिया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटीज में जो है ग्लैक्टोसीमिया फ्रुक्टोसीमिया लिपिड मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटीज में है नीमैन-पिक डिजीज टेस्ट डिजीज एंजाइमोपैथीज ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन डिजीज में है सिस्टिक फाइब्रोसिस विल्सन कॉन्वोलस डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म में है एबनॉर्मलिटीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड मिनरल्स विटामिन्स और हार्मोन डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म में हम लोगों को देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड मिनरल्स विटामिन्स हार्मोन। यहाँ पे एंजाइमोपैथिक्स पैनक्रियाटिक में सिस्टिक फाइब्रोसिस विल्सन और कन्वेल्स डिजीज। तो इसका ये थोड़ा सा याद करने की पॉइंट है और इसको 1 से 2 बार मैं चलाऊंगा और आपको याद इसी टाइम हो जाना चाहिए। Medical biology oral question.pdf read only. Editor. Amino acids dysbilism, phenylketonuria, tyrosinemia, homocystinuria, histidinemia, albinism, alkaptonuria. Carbohydrate metabolism abnormalities, galactosemia, fructosemia. Lipid metabolism abnormalities, Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease. Wilson enzymopathies of pancreatic hormone synthesis, cystic fibrosis, Wilson. Cornewallis disease. Diseases of metabolism, abnormalities of nucleic acids, mine. Hormones. उसके बाद चलते हैं जीन मोलिकुलर डिजीज एक्सचेंज अमीनो एसिड फिनाइलकेटोनुरिया एल्केप्टोनुरिया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। 51. Gene molecular disease exchanging amino acids. PATN YLKETONURIA, ALKPTONURIA, types of inheritance. Clinical features and diagnosis. ALKPTONURIA. Alkaptonuria aku is a rare disorder of autosomal recessive inheritance. It is caused by a mutation in a gene that results in the accumulation of homogentisic acid. HGA. Characteristically, the excess HGA means sufferers passed on. Upon standing turns black. This is a feature present from birth. Over. हम यहाँ पर रिसर्च करने जा रहे हैं जीन मॉलिक्यूलर डिजीज एक्सचेंजेस अमीनो एसिड्स फिनाइलकेटोनुरिया एल्केप्टोनुरिया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। एल्केप्टोनुरिया के बारे में एल्केप्टोनुरिया एक यू से डिनोट किया जाता है। इट इज अ रेयर डिजॉर्डर ये रेयर डिजॉर्डर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस इसमें देखने को मिलता है। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ जीन ये जो है ना एक होता है जीन में म्यूटेशन के कारण ये डिजीज होता है। द रिजल्ट ये रिजल्ट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड ये जो है ना एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। करेक्टरिस्टिकली द एक्सेस HGA मीन्स सफ़र पास डार्क यूरिन और यहाँ पर जो होता है करेक्टरिस्टिकली ये करेक्टर जो शो करता है एक्सेस ऑफ HGA के होमोजेनेटिक एसिड के एक्सेस होने के कारण ये यहाँ पर सफ़र पास करता है डार्क यूरिन विच अपॉन स्टैंडिंग टर्न्स ब्लैक और ये टर्न्स कर देता है ब्लैक डार्क यूरिन विच अपॉन स्टैंडिंग टर्न्स और ये यूरिन को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज अ फीचर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और ये फीचर्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ से ही ये होता है। ओवर टाइम पेशेंट्स जब पेशेंट डेवलप अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ और जब ये आगे प्रोसीड करने लगता है पेशेंट का एज बढ़ता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ HGA के डिपोजिशन के कारण इनको कोलेजन टिश्यू जो होता है नेमली ओक्राइनोसिस एंड ओक्राइनेटिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी कॉज करता है ना। उसके बाद एल्केप्टोनुरिया इज अ डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद द पैथोलॉजी ऑफ टायरोसिन। Alkaptonuria is a disease that is associated with the pathology of tyrosine metabolism and is caused by deficiency of the enzyme homogenizinase with accumulation in the body and excretion in the urine of homogentisic acid. Indications of deficiency of the homogenizing enzyme may be observed shortly after birth. The urine of the baby turns the diapers black due to the oxidation of homogentisic acid in the air. Slow accumulation of black pigment leads to a gradual black coloration, ochronosis of the cheeks, nose, sclera, ears. As connective tissue defects, calcification.
Alkaptonuria is a disease, ये डिजीज है दैट इज एसोसिएटेड विद द पैथोलॉजी ऑफ टेरेसिन, और ये जो एसोसिएटेड है, ये डिजीज एसोसिएटेड है टेरेसिन से रिलेटेड, टेरेसिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये डिजीज, एंड इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ये जो होता है एलकैप्टोनुरिया, ये होमोजेंटिसिक एसिड होमोजेंटिस जेनी जेनिसिनेज विद एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, जिसके डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जो है होमोजेनिटेड विद एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, जो यहाँ पर एल्कैप्टोनुरिया ये डिजीज है दैट इज एसोसिएटेड विद, ये एसोसिएटेड है पैथोलॉजी ऑफ टेरेसिन मेटाबॉलिज्म, एंड इट इज कॉल्ड, ये कॉड करता है डेफिशिएंसी। ये होता है, क्यों होता है? डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजीनेस जेनिसिनेज के कारण ये होता है। इसके बाद जो है ना एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, ये एंड एक्सक्रीशन इन यूरिन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड, यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन होने लगता है, एंड फिर एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिन में होमोजेंटिक एक्सक्रीशन होता है होमोजेंटिसिक एसिड का। नाउ इंडिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनिजिंग एंजाइम, जब होमोजेनिज Indications of deficiency of the homogenizing enzyme may be observed shortly after birth. The urine of the baby turns the diapers black due to the oxidation of homogentizic acid in the air. Slow accumulation of black pigment leads to a gradual black coloration, ochronosis of the cheeks, nose, sclera, ears as the baby grows. Connective tissue defects, calcification, inflammatory processes, and destruction of articular cartilage develop. Approximately 20% of patients experience aortic valve replacement, calcification of the ascending compartment in aortic. 53 of 139. Indication of deficiency of homogenizing enzyme may be observed shortly, ये ऑब्जर्व होता है आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद देखने को मिलता है। द यूरिन ऑफ द बेबी, ये यूरिन ऑफ द बेबी टर्न्स द डायपर, जब यूरिन ऑफ द बेबी टर्न्स द डायपर ब्लैक, और डायपर ब्लैक कर देता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जेनेटिसिक एसिड इन द एयर, जब होमोजेनिटिक एसिड एयर के प्रेजेंस में जो है ये ब्लैक कलर डायपर को ब्लैक कर देता है। स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक पिगमेंट, स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक पिगमेंट लीड टू द ग्रेजुअल, ये जो है स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक पिगमेंट लीड्स टू अ ग्रेजुअल ब्लैक कलरेशन, जिसे कि ऑन्कोराइनेसिस बोलते हैं, ऑफ द चिक्स में देखने को मिलता है। नोज स्क्लेरा ईयर एज द बेबी ग्रोज, कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स, जिसके कारण ये सब डिफेक्ट हो जाता है। कैल्सिफिकेशन, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज डेवलप, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज डेवलप्ड हो जाता है। Approximately 20% of patient experience aortic valve replacement, calcification of the ascending compartment and aortic flaps. अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ पेशेंट जो होता है एक्सपीरियंस एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ द असेंडिंग कंपार्टमेंट एंड एरोटिक फ्लैप्स देखने को मिलता है। डायग्नोसिस इसका कैसे होगा? तो होमोजेनिटिसिक एसिड कैन बी आइडेंटिफाई सेवरल मेथड, जो कुछ मेथड है उसके हिसाब से हम होमोजेनेटिक एसिड को होमोजेनिटिसिक एसिड को देख सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। एडिंग अल्कली टू द यूरिन कॉज इट टू डार्कन, जब हम यूरिन में अल्कली डालेंगे तो फिर ये जो है डार्क कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ब्राउन कलर विद येलो प्रेसिपिटेट विल अपीयर एज ए रिजल्ट ऑफ बेंडिक्स रिएक्शन। अगर यूरिन में जो है, यहाँ पर यूरिन में क्या है, होमोजेनिटिसिक एसिड, और उसमें जब ब्राउन कलर विद येलो प्रेसिपिटेट विल अपीयर एज ए रिजल्ट ऑफ बेंडिक रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, जो फेरिक क्लोराइड लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ मैग्नेटा क्लोडिंग, जब हम इसको फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक देन उसके बाद ये फॉर्म करता है मैग्नेटा क्लोडिंग। द इन डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैन बी फॉर्म्ड बाय थिन लेयर
क्रोमेटोग्राफी और इंजाइम डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा होमोजिनेट्स, इंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा बाय होमोजिनेट्स। और उसके बाद हमने ये सब देख लिया। जब भी अगर ये अल्केप्टोन्यूरिया के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। फिर यहाँ पर होमोजेनेटिक एसिड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद इसमें जो है कुछ डायग्नोसिस होता है जो कि होमोजेनेटिक एसिड को सेवरल मेथड से कहा जाता है। क्लियर कर दिया जाएगा तो वो डार्कर कलर में हो जाएगा। फिर उसके बाद बेंटिक रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, इसे याद रखना है। और रिएक्शन किस फेरिक क्लोराइड के साथ होगा तो मैग्नेटाक्लोरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी टेस्ट या फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में बात करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिनाइल कीटोनुरिया। 2106. Enzymatic determination of blood plasma homogenates. PHENYLKETONURIA. Phenylketonuria is a recessive autosomal inherited trait caused by the lack of an enzyme phenylalanine hydroxylase needed to change one amino acid, phenylalanine, to another, tyrosine. It's characterized by detection of phenylpyruvate in urine, mental retardation, hypopigmentation of hair and skin, and mousy odor. 52. Gene molecular disease of carbohydrate metabolism. GALACTOSEMIA, FRUKTOZEMIYA, types of INHERITAN. Features and diagnosis. 2105. तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया इज रेसेसिव ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है और ये इनहेरिटेड ट्रेट कॉज बाय द लैक ऑफ एन एंजाइम। ये जो है ना एंजाइम के ना होने के कारण होता है, जो कि एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और अगर कोई भी फिनाइल कीटोनुरिया की बात करें तो रेसेसिव ऑटोजोमल बोलना है, नीडेड टू चेंज वन अमाइनो एसिड। इसको नीडेड टू चेंज वन अमाइनो एसिड फिनाइल टू अनदर टेरोसिन। इट करेक्टराइज्ड बाय डिटेक्शन ऑफ फिनाइल पायरुवेट। ये करेक्टराइज किया जाए डिटेक्शन ऑफ फिनाइल पायरुवेट इन यूरिन। फिनाइल पायरुवेट इन यूरिन मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन एंड मॉजी ऑर्डर देखने को फिनाइल कीटोनुरिया को फिनाइल जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जबकि फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोजोमल रिसेसिव का अल्केप्टोनुरिया भी एग्जाम्पल है। और उसके बाद जीन मॉलिक्यूल यहाँ पर दो है, अल्केप्टोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोनुरिया जीन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोसीमिया, फ्रुक्टोजेमिया, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोसिस। ग्लाइकोसीमिया के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फीचर। 52. Gene molecular disease of carbohydrate metabolism. GALACTOSEMIA, FRUKTOZEMIYA, types of inheritance, clinical features and diagnosis. GALACTOSEMIA. Galactosemia is a group of rare genetic metabolic disorders characterized by impaired galactose metabolism resulting in a range of variable manifestations, encompassing a severe, life-threatening disease, classic galactose. Mild form, galactokinase deficiency. Classic galactosemia also. देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीन मॉलिक्यूलर डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोसेमिया, फ्रुक्टोजेमिया, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। ग्लाइकोसेमिया के बारे में स्टडी की। ग्लाइकोसेमिया इज ए ग्रुप ऑफ रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय impaired galactose metabolism resulting in a range of variable manifestation। ये जो है ग्लाइकोसेमिया जो है इज ए ग्रुप ऑफ रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक ग्रुप है। इसको करेक्टराइज किया इम्पेयर ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये जो ग्लाइकोसेमिया होता है ये ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज है, रिजल्टिंग इन अ रेंज ऑफ वेरिएबल मैनिफेस्टेशन इन कंपेजिंग सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में कौन सा? क्लासिक ग्लाइकोसेमिया और रेयर माइल्ड फॉर्म
ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी के कारण ये सब होता है। और ग्लैक्टोज से रिलेटेड है, ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के कारण ये ग्लैक्टोसीमिया होता है। Classic also known as a type first is the most common and most severe form of the condition galactosemia। ये जो है लिपिड मेटाबो ऑटोजोमल इट फॉलो एन ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ ये ऑटोजोमल रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करता है और ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म और यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी होता है। उसके कारण ही यहाँ पर ग्लैक्टोसीमिया देखने को मिलता है। ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और यहाँ पर ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल ग्लैक्टोसीमिया। ना उसके बाद क्लिनिकल फीचर देख सकते हैं। कॉजेज कैटरेक्ट्स देखने को मिलता है। अफेक्टेड इन्फेंट टिपिकली डेवलप अफेक्टेड जो होता है इन्फेंट टिपिकली डेवलप्ड होता है ना। उसके बाद फीडिंग डिफिकल्टीज इसमें देखने को मिलता है। Feeding difficulties, a lack of energy, lethargy, a failure to gain weight and grow. As expected, failure to thrive, yellowing of the skin and whites of the eyes, jaundice, liver damage, and abnormal bleeding. Some untreated babies have high levels of ammonia in their blood, which can progress to a coma and death. Most untreated children eventually die of liver failure. Surviving babies who remain untreated may have intellectual disabilities and other damage too. 55 of 139. Nervous system, speech difficulties, and intellectual disability. यहाँ पर फीडिंग डिफिकल्टी है, जो फीडिंग लैक ऑफ एनर्जी, यहाँ पर लैक ऑफ एनर्जी होता है, लेथर्जी बोलते हैं। फेलियर टू गेन वेट और यहाँ पर जो ये जो है गेन उसके वेट गेन नहीं होता और ग्रो नहीं करता। एज एक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थ्राइव, तो एक्सपेक्टेड जब ये हो रहा है तो उसके पास फेलियर ऑफ थ्राइव भी होगा। ये येलोइंग ऑफ द स्किन, ये स्किन जो है येलो हो जाता है एंड वाइट हो जाता है। वाइटेस्ट ऑफ आई जो है उसका वाइट हो जाता है, जिससे कि जॉन्डिस का सिम्टम देखने को मिलता है। लिवर डैमेज होने लगता है, लिवर डैमेज होने लगता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। सम अनट्रीटेड बेबीज, जो कि सम अनट्रीटेड बेबीज हैव हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया, जो कि जिस बेबी को मतलब अनट्रीटेड बेबी है उसमें जो है ना हाई लेवल ऑफ अमोनिया होता है इन देयर ब्लड, which can progress to a coma and that। तो आप जानते हैं ये अमोनिया जो है वो वैसे भी जो है ना मतलब जो कि फिश सब है उस सब में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, लेकिन और हमेशा के लिए अमोनिया मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर का ज़्यादा होना चाहिए हमारे बॉडी में। लेकिन जब हम वो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करते ही नहीं है तो ये हम लोगों के लिए टॉक्सिक हो जाता है, जिसके कारण जो है बच्चे जो भी अनट्रीटेड बेबीज होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं या उसका डेथ हो जाता है। मोस्ट अनट्रीटेड चिल्ड्रंस इवेंचुअली डाई ऑफ लीवर फेलियर। ज़्यादातर जो है इस डिजीज से जो हो तो पीड़ित बच्चे होते हैं वो सबसे पहले लीवर के प्रॉब्लम से मरते हैं। मोस्ट अनट्रीटेड चिल्ड्रन इवेंचुअली डाई ऑफ लीवर फेलियर। जितने भी बच्चे हैं अधिकतर जो होता है उसमें से लीवर फेलियर की वजह से डेथ होता है। सर्वाइविंग बेबीज व्हेन रिमेन अनट्रीटेड, सर्वाइविंग बेबीज हु रिमेन अनट्रीटेड में हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, और जो डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। स्पीच डिफिकल्टी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिफिकल्टी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलता है। फीमेल्स विद बेसिक ग्लैक्टोसीमिया में डेवलप लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द ओवरीज, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है। फीमेल्स विद बेसिक ग्लैक्टोसीमिया में डेवलप लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द ओवरीज, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है। डायग्नोसिस में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। Blood. Luckily, most infants are diagnosed on newborn screening blood chromatography. DNA testing is not necessary to diagnose. However, it may be helpful in determining what type of galactosemia. Infants and children who are either missing the GALT enzyme completely or who have less than 10% of the nominal amount of enzyme must follow a special food plan. They need to avoid all foods with lactose and galactose. All milk and milk products must be replaced with formula that contains no lactose. इसको डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं। लकली मोस्ट इन्फेक्ट आर डायग्नोस्ड ऑन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के तो ब्लड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसको
डायग्नोस कर सकता है। डीएनए टेस्टिंग इज़ द नेसेसरी टू डायग्नोस, डीएनए टेस्टिंग इसके लिए जो है नॉट नेसेसरी डायग्नोस जो है। हाउएवर जबकि इट मे बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट टाइप ऑफ ग्लाइकोसीमिया, और ये हेल्पफुल होता है कि किस टाइप का ये ग्लाइकोसीमिया है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हु आर आइदर missing the GALT enzyme completely or who have less than 10% of the normal amount of enzyme must follow a special food plan, और ये of the normal amount of enzyme must follow a special food plan. They need to avoid all foods, ये need to avoid all foods with lactose and galactose. They need to avoid all foods with lactose and galactose. All milk and milk products must be replaced with a formula that contains no lactose. जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिप्लेस विद फार्मूला दैट कंटेन्स नो लैक्टोज। तो यहाँ पर जो है कभी कभी बच्चे के लिए दूध पीने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अमाउंट ऑफ एंजाइम मस्ट फॉलो ए स्पेशल फूड प्लान, और उसके लिए जो है ना मतलब स्पेशल फूड प्लान तैयार किया जाता है। दे नीड टू अवॉइड ऑल फूड्स विद इन द लैक्टोज एंड ग्लैक्टोज, यानी कि मिल्क उसके लिए हानिकारक है तो उसे नहीं दिया जाता। ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट बी रिप्लेस विद फार्मूला दैट कंटेन्स नो लैक्टोज। तो जो भी होता है जिसमें कि लैक्टोज और ग्लैक्टोज की मात्रा नहीं होता है, इसको रिप्लेस किया जाता है ऐसे मिल्क से। फ्रुक्टोसीमिया, यहाँ पर आप फ्रुक्टोज के बारे में बात करता है, फिर फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। Fructosemia may also be called hereditary fructose intolerance. It literally means fructose in the blood. Hereditary fructose intolerance (HFI) provides a vivid example of gene-environment interactions. Newborns with hereditary deficiency of फ्रुक्टोसीमिया में आल्सो भी कॉल्ड हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। यहाँ पर जो है ना जो भी रिलेटेड हो फ्रुक्टोसीमिया जो है ये फ्रुक्टोज से रिलेटेड है। इंटॉलरेंस जो फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हो, हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस अगर होता है तो उसको फ्रुक्टोसीमिया बोलता है। इट लिटरली मीन्स फ्रुक्टोज इन द ब्लड, जो है फ्रुक्टोज ब्लड में फ्रुक्टोज की मात्रा पाया जाना, इसे फ्रुक्टोसीमिया बोलता है। हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, इसको जो है हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस प्रोवाइड्स अ vivid example of genes, vivid example of is genes environment interaction newborns with hereditary deficiency of newborn baby जो होता है उसमें hereditary deficiency of एल्डोज देखने को मिलता है जो कि बी एक्सपीरियंस। 4. Overview. Orderlies B experience no symptoms and are free of metabolic disturbance unless they are exposed to fructose. Clinical features. Vomiting with hepatomegaly. Jaundice is present in nearly half of all affected children. Dietary fructose leads to fructosemia and fructosuria, hypopho. Metabolic acidosis. Aldolages B experience no symptoms and are free to metabolic disturbance unless they are exposed to fructose. Clinical feature. Vomiting with hepatomegaly. Jaundice is present in the nearly half of all affected children. डाइट यहाँ पर जो है सबसे वॉमिटिंग है, हेपेटोमेगली देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर है सबसे पहले एल्डोज जो कि है एल्डोज बी एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स जो एक्सपीरियंस करता है कोई सिम्टम नहीं, एंड आर फ्री ऑफ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस अनलेस दे आर एक्सपोज टू फ्रुक्टोज, दे आर एक्सपोज टू फ्रुक्टोज। क्लिनिकल फीचर में इसमें देखते हैं तो वॉमिटिंग विद हेपेटोमेगली के साथ इसका वॉमिटिंग होता है। जॉन्डिस इज प्रेजेंट इन नियरली हाफ ऑफ ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब जो भी अभी कार्बोहाइड्रेट्स था सभी में जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डाइटरी फ्रुक्टोज लीड्स टू फ्रुक्टोसीमिया एंड फ्रुक्टोसूरिया। वो hypophosphatemia and metabolic acidosis. Dietary fructose leads to fructosemia and fructosuria. Hypophosphatemia and metabolic acidosis.
देखने को मिलता है। मतलब अगर हेरेडिटरी फ्रुक्टोज लीड्स टू हेरेडिटरी फ्रुक्टोज, ये रखता है फ्रुक्टोसीमिया एंड फ्रुक्टोसूरिया, हाइपोफॉस्फेटोथेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Serum level of tyrosine and methionine may be elevated. Serum level of tyrosine and methionine may be elevated, which raise the differential diagnosis with hereditary tyrosinemia. अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। Diagnosis. Early diagnosis is essential as patients can live a symptom-free life by eliminating fructose from their diet. When clinical features, nutritional and family history are suggestive, fructosemia is confirmed by molecular diagnosis on DNA from peripheral leukocytes. Very rarely, when no mutation can be found, liver biopsy may be performed to assess aldolase B activity. तो हम यहाँ पर जो है अर्ली डायग्नोसिस इज एसेंशियल, यहाँ पर जो है इसके बारे में अर्ली डायग्नोसिस एसेंशियल है। एज पेशेंट्स कैन लाइव सिम्टम, अगर पेशेंट को इस टाइप का कोई सिम्टम होता है, फ्री लाइफ बाय एलिमिनेटिंग फ्री फ्रुक्टोज फ्रॉम देयर डाइट, फ्री लाइफ बाय एलिमिनेटिंग फ्रुक्टोज फ्रॉम देयर डाइट, से उसको जो फ्रुक्टोज को हटाना पड़ेगा। वैन क्लिनिकल फीचर में न्यूट्रिशन, फैमिली हिस्ट्री देखना पड़ेगा, हिस्ट्री और सजेस्टिव, जैसे अगर किसी को पहले हो चुका है तो ये फ्रुक्टोसीमिया, तो चांसेस है उसका फैमिली हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। फ्रुक्टोसीमिया इज कन्फर्म्ड बाय द मोलिकुलर डायग्नोसिस ऑन डीएनए। ये जो है फ्रुक्टोसीमिया, ये जो है मोलिकुलर डायग्नोसिस के बेसिस पर हम इसे पता लगा सकते हैं। फ्रॉम पेरीफेरल लिकोसाइट्स से, वेरी रेयरली, ये बहुत रेयरली होता है। हु वैन नो म्यूटेशन कैन बी फाउंड, और यहाँ पर कोई भी म्यूटेशन फाउंड नहीं होता है। लीवर बायोप्सी में बी परफॉर्म टू एक्सेस एल्डोलेज बी एक्टिविटी, यहाँ पर जो है ना लीवर बायोप्सी में परफॉर्म किया जाता है इसके लिए, और एल्डोज बी एक्टिविटी यहाँ पर देखा जाता है लीवर बायोप्सी के थ्रू। देन उसके बाद टेस्ट डिजीज, जीन मोलिकुलर डिजीज, अब जीन पर तो वह गई है 53. Gene molecular lipid metabolism disease, Tay-Sachs. Disease of types: familial, hypercholesterolemia. Inheritance, clinical features and diagnosis. Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease is a recessive autosomal inherited trait caused by the lack of an enzyme hexosaminidase hexa and the subsequent storage of its substrate, a glycosphingolipid, in lysosomes of the cells of the nervous system. TH. When harmful quantities of cell membrane components known जीन मोलिकुलर लिपिड मेटाबॉलिज्म डिजीज, टेसेक्स डिजीज, familial hyper cholesterol types of nutrients, clinical features and diagnosis. Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease is a recessive autosomal inherited trait caused by the lack of an enzyme hexosaminide A hex A and the subsequent storage of its substrate. Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease is a recessive autosomal inherited trait caused by the lack of an enzyme hexosaminidase hexa and the subsequent storage of its substrate, a glycosphingolipid, in lysosomes of the cells of the nervous system. The DIA. When harmful quantities of cell membrane components known अब हम Tay-Sachs disease is a recessive autosomal inherited trait caused by the lack of an enzyme hexosaminidase hex से बोला जाता है, एंड द सब्सिक्वेंट स्टोरेज ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, और ये स्टोरेज करता है सब्सिक्वेंट स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट, और ये स्टोरेज का नाम होता है जो कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बोलते हैं, इन लाइसोसोम और लाइसोसोम ऑफ सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। लाइसोसोम सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में इसको ग्लाइकोस्फिनोलिपिड स्टोर किया जाता है, और Tay-Sachs डिजीज कॉज करता है। और Tay-Sachs डिजीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। लैक ऑफ क्या होता है, हेक्सोएमिनिडेज हेक्सोसेमिनिडेज, ये याद रखना है Tay-Sachs डिजीज में हेक्सोएमिनिडेज। ना उसके बाद the disease occurs when harmful quantities of cell membrane components known as glycolipids, जो harmful components होता है
गैंग्लियोसाइट्स सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होता है नोन एज गैंग्लियोसाइट एक्यूमुलेट इन द ब्रेन नर्व सेल और ब्रेन नर्व सेल में ये स्टोर हो जाता है इवेंचुअली लीडिंग टू द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द सेल और जिसके कारण सेल का डेथ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल हो जाता है। द चाइल्ड हैविंग इट्स डिजीज इज बोर्न नॉर्मल द चाइल्ड हैविंग दिस डिजीज इज बोर्न नॉर्मल और जिसके टेस्ट सेक्स की डिजीज अगर नॉर्मल चाइल्ड में हो रहा है तो वो नॉर्मल बोर्न करेगा। बट अ फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीने के बाद ड्यू टू एन एरर मेंटल रिटार्डेशन और उसके बाद उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है जिसके कि पैरालिसिस हो जाता है उसको। अफेक्टेड चिल्ड्रन डाई बिटवीन 2 to 5 ईयर ऑफ एज। अगर ये टेस्ट सेक्स डिजीज से है किसी बच्चे को तो नॉर्मल तो उसका ग्रोथ होगा लेकिन 2 से 5 साल में उसका मृत्यु डेथ हो जाएगा। अब उसके बाद इन्फेंटाइल टेस्ट सेक्स डिजीज और जुवेनाइल टेस्ट सेक्स डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। Infantile Tay-Sachs disease appear to develop normally for the first 6 months after birth. Then, as neurons become distended with gangliosides, a relentless deterioration of mental and physical abilities begins. The child becomes blind, deaf, unable to swallow, atrophied, and paralytic. Death usually occurs before the age of 4. तो इन्फेंटाइल टेस्टिस डिजीज जो है ये अपीयर टू डेवलप नॉर्मली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ में आफ्टर द बर्थ के फर्स्ट 6 मंथ में जो है ये इन्फेंटाइल टेस्टिस डिजीज देखने को मिलता है। देन एज न्यूरॉन्स बिकम्स डिस्टेंडेड और जिसमें कि न्यूरॉन्स बिकम डिस्टेंडेड विथ गैंग्लियोसाइड्स sites are relentless deterioration of mental and physical abilities begins। इसमें कि relentless होता है deterioration of mental and physical abilities देखने को स्टार्ट हो जाता है। द चाइल्ड बिकम्स ब्लाइंड और चाइल्ड जो है ब्लाइंड होने लगता है बहरा डीप अनेबल टू स्वेलो और वो स्वेलो नहीं कर सकता। आर्थ्रोफाइड एंड पैरालिटिक डेथ यूजुअली अकर बिफोर द एज ऑफ 4 और ये उसका डेथ हो जाता है ड्यूरिंग 4th ईयर 4 साल से पहले ही उसका डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट सेक्स डिजीज जुवेनाइल टेस्ट सेक्स डिजीज के बारे में बात करते हैं। Juvenile Tay-Sachs disease, children between 2 and 10 years, people with Tay-Sachs disease develop cognitive and motor skill deterioration, dysarthria, dysphagia, ataxia, and spasticity. Death usually occurs between the ages of 5 to 15 years. Juvenile Tay-Sachs disease, children between 2 and 10 years, people with Tay-Sachs disease develop cognitive and motor skill deterioration, dysarthria, dysphagia, ataxia, and spasticity. Death usually occurs between the ages of 2. Juvenile Tay-Sachs disease children between 2 and 10 year people with Tay-Sachs disease developed cognitive and motor skill deterioration, dysarthria, dysphagia, ataxia, and spasticity. Death usually occur between the age of 5 to 15 year। 5 से 15 साल के बीच में इसका जुवेनाइल स्टेज में इसका डेथ हो जाता है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 से 10 ईयर पीपल विद Tay-Sachs डिजीज डेवलप कॉन्जेनाइटिव एंड मोटर स्किल मोटर यानी कि मोटर फंक्शन का मतलब ये कम हो जाता है। डिसअर्थिया देखने को मिलता है, डिस्फेजिया देखने को मिलता है, अटेक्सिया और स्पास्टिसिटी भी देखने को मिलता है। ये सब डिजीज ना। उसके बाद हम अडल्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे Adult late onset 1 Tay-Sachs disease, first symptoms during the 30s or 40s. It is usually not fatal as the effects can stop progressing. It is characterized by unsteadiness of gait and progressive neurological deterioration. Symptoms which speech typically begin to be seen in adolescence or early adulthood include and swallowing difficulties, unsteadiness of gait, spasticity, cognitive decline, and psychiatric illness, particularly a schizophrenia-like psychosis. People with late onset Tay-Sachs may become full-time wheelchair users in adulthood.
Adult late onset sex disease first symptom during 30s or 40s. It is usually not fatal as the effect can stop processing और ये processing cannot usually not fatal as the effect can stop processing और ये सबसे पहले हम एडल्ट लेट ऑनसेट सेक्स डिजीज़ के बारे में फर्स्ट सिम्टम ड्यूरिंग द 30s और 40s. इट इज़ यूजुअली ये जो है ना 36 से 40 साल के बीच में देखने को मिलता है. इट इज़ यूजुअली ये जो है नॉट फीटल, ये जो है नॉट फीटल होता है क्योंकि 30 से 40 साल तो ये जीवित रह ही चुका है. एज द इफेक्ट कैन स्टॉप प्रोसेसिंग और ये इफेक्ट करता है कैन स्टॉप प्रोसेसिंग. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अनस्टीडनेस और ये करेक्टराइज्ड होता है अनस्टीडनेस ऑफ कैट एंड प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ये जो है धीरे धीरे जो है ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को डैमेज करता है. सिम्टम्स विच टिपिकली बिगन टू सीन इन द एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड. ये जो है अडल्टहुड को जल्दी मतलब लाता है यानी कि ये इंक्लूड करता है स्पीच एंड स्वेलिंग डिफ़िकल्टी और ये बोलने और स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी कॉज करता है. और यहाँ पर एन इस अनस्टीडनेस ऑफ गेट भी देखने को मिलता है. स्पास्टिसिटी भी देखने को, कंजेनिटिव डिक्लाइन एंड साइकेट्रिक इलनेस पार्टिकुलरली सिजोफ्रेनिया लाइक साइकोसिस देखने को मिलता है जो कि सिजोफ्रेनिया इसमें अलग तरह के माइंड ठीक हो जाता है. वर्चुअलिटी वर्ल्ड में जीने लगता है बंदा और जैसे बियर सब पीने के बाद ऐसा होता है. पीपल विद लेट ऑनसेट सेक्स में बिकम फुल टाइम व्हील चेयर यूजर्स इन अडल्टहुड. तो अगर ऐसा हो इसको अगर 30 से 40 साल में होगा तो इसको चेयर पकड़ना पड़ जाता है, व्हील चेयर पर ये रहने लगता है क्योंकि ये भी कोई भी अपना परफॉर्म करने के लायक ना रहता है. इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकता है इन अ पेशेंट विद अ क्लिनिकल सस्पिशियस फॉर सेक्स डिजीज. अगर Diagnosis. In patients with a clinical suspicion for Tay-Sachs disease with any IgA of onset, the initial testing involves an enzyme to measure the activity of hexosaminidazine, serum, fibroblasts or leukocytes. अगर मैं अगर को किसी भी क्वेश्चन को अगर सबसे ज़्यादा देखूँ तो मेरे को ये सबसे मतलब कि ये ऐसा डिजीज मेरे को कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगा कि ये मतलब पढ़ने और सोचने में भी ये मतलब बहुत पैरालाइज कर देता है और कुछ लाचार बना देता है, दूसरे पर डिपेंडेंट करवा देता है ये डिजीज. In a patient with a clinical suspicion for a Tay-Sachs disease with any age of onset, the initial testing involves an enzyme to measure the activity of hexosaminidase in सीरम फाइब्रोब्लास्ट और डिकोसाइट. यहाँ पर जो डायग्नोसिस उसको कर सकते हैं अगर ऐसा है तो सबसे पहले जो है टेक्सिक डिजीज का सस्पिशियस अगर है कि टेक्सिक्स डिजीज ऐसा है व्हेन एनी एज ऑफ द ऑनसेट किसी भी एज में उसको जो है इनिशियल टेस्टिंग इन्वॉल्व्स उसमें जो सबसे पहले जो है ना एक्टिविटी जो है एक जो हेक्सोज इम्यूनिटीज की एक्टिविटीज को पता करना पड़ेगा जो कि सीरम फाइब्रोब्लास्ट और डिकोसाइट के में पाया जाएगा. फैमिली हाइपर. अब उसके बाद करते हैं फैमिली हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. वाह, कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम ये भी डिफ़िकल्ट है. अगर ये कोलेस्ट्रोल हो गया कुछ कोलेस्ट्रोल रहता है तो ये Familial hypercholesterolemia is a disorder that is passed down through families in an autosomal dominant manner. It causes LDL bad cholesterol level to be very high. The condition begins at birth and can cause heart attacks at an early age. The defect makes the body unable to remove low density lipoprotein LDL or bad cholesterol from the blood. This results in a high level of LDL in the blood. This makes you more likely to have narrowing of the arteries from atherosclerosis at an early age. That means you only need to get the abnormal gene from 1 narrantin, 58 of 139, order to inherit the disease. तो उसके फैमिली हाइपर कोलेस्ट्रीमिया इज डिजॉर्डर. ये डिजॉर्डर है दैट इज पास्ड डाउन थ्रू फैमिलीज. ये जो है ना ये पास होता है फैमिली टू फैमिली यानी कि एक फैमिली मेम्बर से दूसरे फैमिली मेम्बर में. ये फैमिली मेम्बर ये ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी है, ये जो है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है. फैमिली मेम्बर टाइप का ये कोलेस्ट्रॉल वाला बीमारी है. इट कॉजेज एल डी एल इट कॉजेज LDL ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो वेरी है. और ये अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल ये हाई होता है तो इस टाइप का बीमारी देखने को मिलता है.
यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की ही बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है। द कंडीशन बिगिंस एट बर्थ, ये कंडीशन स्टार्ट होता है बर्थ के दौरान, एंड कैन कॉज हार्ट अटैक्स, और ये करता है हार्ट अटैक कॉज कर देता है, और ये अर्ली एज में हार्ट अटैक कॉज करता है। द डिफेक्ट मेक्स द बॉडी अनेबल टू रिमूव लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यहाँ पर डिफेक्ट मेक्स द बॉडी अनेबल टू रिमूव द डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, एलडीएल लिपोप्रोटीन, और बेड पार्ट बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल फॉर्म द ब्लड, दिस रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ एलडीएल, जो कोलेस्ट्रॉल या ब्लड का फॉर्मेशन करता है, तो इसी के कारण यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एलडीएल देखने को मिलता है ब्लड में। दिस मेक्स यू मोर लाइकली टू हैव नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, और ये जो है हमारे आर्टरीज को ये नैरोइंग कर देता है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। नैरिंग, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस बोला तो यानी कि नैरोइंग ऑफ artery with from the narrowing of artery from with due to cholesterol, this is at an early stage, और ये early stage में atherosclerosis कर देता है। that means you only need to get the abnormal genes, और इसके लिए that means you only need, इसका आपके पास need होगा to get the abnormal genes from one parent in order to inherit the disease। ये जो है एबनॉर्मल जीन जो है, जो कि मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हायर कर देता है, ये जो है ना पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट कुछ अगर वहाँ से करेक्टर आते हैं तो कुछ डिजीज भी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है। चलिए अब इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में जानते हैं। Clinical features. In the early years, there may be no symptoms. Symptoms that may occur include fatty skin deposits called xanthomas over parts of the hands, elbows, knees, ankles, and around the cornea of the eye. Cholesterol deposits in the eyelids, xanthelasmas. Chest pain, angina, or other signs of coronary artery disease may be present. At a young age. Cramping of one or both calves when walking. Sores on the toes that do not heal. In the early year there may be no symptom, तो कुछ जल्दी ईयर में इसे देख नहीं पाएंगे। symptom that may occur include a fatty skin deposit called xanthomas, फैटी स्किन जो है डिपॉजिट होता है इसके कहते हैं xanthomas, और पार्ट्स ऑफ द हैंड्स, उसके हैंड पर ये देखने को मिलता है। हैंड, एल्बोज, नीज, एंकल्स एंड अराउंड द कॉर्निया ऑफ द, कॉर्निया के आसपास में है वो फैटी डिपोजिशन में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट्स इन द आईलिड्स, जेंथेलास्मास, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है इन द आईलिड्स, जेंथेलोमास। चेस्ट पेन, एंजीना और अदर साइंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी प्रेजेंट एट अ यंग एज। चेस्ट पेन, एंजीना जो होता है, चेस्ट पेन जो एंजीना होता है गैस के कारण भी बोल जाता है, तो चेस्ट पेन भी बोल सकते हैं एंजीना अगर बोले तो चेस्ट पेन, और अदर साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी प्रेजेंट एट यंग एज। यंग एज में आपको देखने को मिल जाता है। क्रैम्पिंग ऑफ वन और बोथ का क्लास व्हेन वॉकिंग, cramping of one or both claws when walking, cramping of one or both claws when walking, so sores on the toes that do not heal, sore on the toes that do not heal, ये सब सिम्टम हैं, इसको देख सकते हैं। सडन स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स सच एज ट्रबल स्पीकिंग, ड्रॉपिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेस, weakness of an arm or leg, and loss of balance, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। किसमें? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। नो, इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर Diagnosis. Blood tests may show high level of total cholesterol, high LDL level. तो ये अगर आपके ब्लड टेस्ट में शो हाई लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई एलडीएल लेवल देखने को मिलेगा, तो इस टाइप का डिजीज आपको देखने के मिलेगा। नाउ इसके Normal triglyceride levels. Other tests that may be done include studies of cells called fibroblasts to see how the body absorbs LDL cholesterol. Genetic test for the defect associated with this condition.
तो यहाँ पर नॉर्मल triglyceride level. Other tests that may be done include study of cell called fibroblast to see how the body absorbs LDL cholesterol. Genetic test for the defect associated with this condition. सबसे पहले नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल देखना होगा. अदर टेस्ट दैट मे बी डन इंक्लूड, कुछ ऐसे टेस्ट भी है जो कि इसमें इंक्लूडेड है. स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट टू सी हाउ द बॉडी एब्जॉर्ब, कैसे हाउ बॉडी एब्जॉर्ब करता है. रियल कोलेस्ट्रॉल देखना पड़ेगा. जेनेटिक टेस्ट फॉर द डिफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन. जीन मोलिकुलर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म डिजीज syndrome, less got types of inheritance, clinical feature and diagnosis. जीन मोलिकुलर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म डिजीज syndrome, less got types of inheritance, clinical features and diagnosis. A. 54. Gene molecular nucleic acid metabolism disease. Syndrome LESCH NANA, gout, types of inheritance. Clinical features and diagnosis. Lesch-9 syndrome is a condition characterized by neurological and behavioral abnormalities in the overproduction of uric acid in the body. It occurs almost exclusively in males. Signs and symptoms may include inflammatory arthritis, gout, kidney stones, bladder stones, and moderate cognitive disability. Nervous system and behavioral disturbances also occur, such as invo movements and self-injury, including biting and headbanging. जी मोलिकुलर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. अब जो है मोलिकुलर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के बेसिस पर ये जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सिंड्रोम लेस नाइना देखने को मिलता है. गॉट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस. तो लेस नियान सिंड्रोम जो है ये देखने को मिलता है. कहाँ पर देखते हैं? लेस नियान सिंड्रोम इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल एंड behavioral abnormalities and the overproduction of uric acid in the body. It occurs almost exclusively in males. ये जो है ना अधिकतर जो है मेल में देखने को मिलता है. ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड के कारण ये लेशमैनियन सिंड्रोम देखने को मिलता है. साइन एंड सिम्टम्स. इसका साइन और सिम्टम्स ये है कि मे इंक्लूड इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, और ये कॉज करता है इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, गठिया, किडनी स्टोन्स कॉज करता है, ब्लैडर स्टोन्स एंड मॉडरेट कंजेनाइटिव डिसेबिलिटी, और मॉडरेट कंजेनाइटिव डिसेबिलिटी करता है. नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंस, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंस कॉज करता है. आल्सो अकर यहाँ पर देखने को मिलता है. सच एज इनवॉल्वरी मसल मूवमेंट एंड सेल्फ इंजरी. यहाँ पर जो होता है सच एज इनवॉल्वरी मसल मूवमेंट एंड सेल्फ इंजरी इंक्लूड्स बैटिंग एंड हैंड wringing. Such as involuntary muscle movement and self-injury, including biting and head banging. Less Nahan syndrome is caused by changes mutation in the HPRT4 gene and is inherited in an X-linked recessive manner. क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं. मूवमेंट डिजॉर्डर, बिहेवियर डिबनोलिटीज, गॉट हेमीप्लेक्सिया, हेमीपेरेसिस. मूवमेंट डिजॉर्डर, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज, गॉट गठिया, हेमीप्लेसिया, हेमीपेरेसिस, पैरालिसिस ऑफ वन पार्ट साइड ऑफ द बॉडी, हाइपरयूरिसेमिया और डायग्नोसिस. एक्टिविटी ऑफ द एचजीपीआरटी. यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ द एचजीपीआरटी जीन इज मेजर एंड कंपेयर टू नॉन स्टैंडर्ड्स. डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट. जीन मोलिकुलर डिजीज मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटेरियल विंसर डिजीज, अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस. जीन मोलिकुलर डिजीज मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स, विल्सन्स डिजीज, अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं. विल्सन डिजीज इज अ रेयर इनहेरिटेड डिजॉर्डर. Wilson's disease is a rare inherited disorder that causes copper to accumulate in the liver, brain, and other vital organs. Most people with Wilson's disease are diagnosed between the ages of 5 and 35, but it can affect younger and older people as well. Clinical features. Now we discuss about Wilson disease. Wilson disease is a rare inherited disorder that causes copper to accumulate in the liver. जो कॉपर होता है accumulate in the liver होता है, liver, brain and अदर वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और हार्ट में हो सकता है.
Wilson disease. Most people with Wilson disease are diagnosed. Most people with Wilson disease are diagnosed. देखा जाता है between the age of 5 to 35 year, but it can affect younger and older people as well. But ये जो है younger और older people दोनों को affect करता है. यहाँ पर जो है वासन डिजीज जो कॉपर के एक्यूमुलेशन के कारण होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या है. विल्सन डिजीज प्रेजेंट एट बर्थ. ये विल्सन डिजीज जो है प्रेजेंट होता है एट द बर्थ. Wilson's disease is present at birth, but signs and symptoms don't appear until copper builds up in the brain, liver, or other organ. Signs and symptoms vary depending on the parts of your body affected by the disease. They can include fatigue, lack of appetite, or abdominal pain, a yellowing of the skin and the whites of the eye, jaundice, golden brown eye discoloration, Kaiser-Fleischer rings, fluid buildup in the legs or abdomen, problems with speech, swallowing, or physical coordination. तो हम विल्सन डिजीज इज प्रेजेंट एट बर्थ, ये बर्थ के कंडीशन में पाया जाता है, बट साइंस ऑफ द सिम्टम डो नॉट अपीयर अंटिल द कॉपर बिल्ड्स. जब ये जो है साइन ऑफ सिम्टम्स उस टाइम नहीं दिखाया जाता बिल्ड्स अप इन द ब्रेन, जब तक कि कॉपर का बिल्ड्स ब्रेन में ना एक्यूमुलेशन हो जाता लीवर ऑफ द ऑर्गन. लीवर और ऑर्गन में जब कॉपर का एक्यूमुलेशन ना होने लगे तब तक ये विल्सन डिजीज हमें देखने को नहीं मिलता. साइन एंड सिम्टम्स, ये साइन ऑफ सिम्टम्स जो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अपने आपके बॉडी के अनुसार ये जो है ना अपना साइन और सिम्टम ये वेरी करता है रिफ्लेक्टेड बाय द डिजीज, और ये डिजीज कॉज करता है. दे कैन इंक्लूडेड, जो कि कुछ ऐसे दिखाए गए. फैटिक, लैक ऑफ एपेटाइट और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है. येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द वाइट्स ऑफ द आई, जॉन्डिस. यहाँ पर वाइटिस ऑफ द आई तो जॉन्डिस देखने को मिलता है. स्किन का येलो पड़ जाना और वाइटिस ऑफ द आई देखने को मिलता है, जॉन्डिस. गोल्डन ब्राउन आई डिसकलरेशन, कैसर फेसर रिंग्स, कैसर फेसर रिंग, फ्लेसर्स रिंग वो बोलते हैं. गोल्डन ब्राउन आई डिकलरेशन, कैसर फेसर रिंग देखने को मिलता है. फ्लूइड बिल्डअप इन द लेग्स और एब्डोमेन, फ्लूइड बिल्डअप इन द लेग्स और एब्डोमेन में देखने को मिलता है. प्रॉब्लम विद स्पीच, और ये प्रॉब्लम कॉज करता है स्पीच, सोलोइंग और फिजिकल कोऑर्डिनेशन में. अनकंट्रोल मूवमेंट्स और मसल्स स्टिफनेस देखने को मिलता है. कि स्विमिंग विल्सन डिजीज जो है कॉपर से रिलेटेड है, और यहाँ पर जॉन्डिस सब देखने को मिलता है, और ये 5 से 35 साल के बच्चे में देखा, लेकिन ये इफेक्ट दोनों को करता है. फिर इसके डायग्नोसिस के कुछ हैं जो डायग्नोसिस, इसको कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है, फिर उसके बारे में. डायग्नोसिस के लिए 3 मेथड हैं. Diagnosis: measuring ceruloplasmin levels, taking family history, especially if our relative has Wilson disease, liver biopsy. अगर उसके फैमिली हिस्ट्री देखना पड़ेगा, जिसमें कि अगर उसके पापा मम्मी या किसी को है फैमिली मेम्बर को, तो चांसेस है कि उसकी में भी होने के चांसेस हैं. मेजरिंग सेरुलोप्लाज्मिक लेवल, सेरुलोप्लाज्मिक लेवल इसको मेजरिंग करना होगा विल्सन डिजीज के लिए. टेकिंग फैमिली हिस्ट्री, और टेकिंग फैमिली हिस्ट्री स्पेशली फॉर इफ रिलेटिव है चाहे विल्सन डिजीज, जिसके ये विल्सन डिजीज हो चुका है, और लीवर बायोप्सी भी करना पड़ेगा.